आज हम देखेंगे यहाँ पर एसी सर्किट का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये सर्किट्स। ठीक है, किस प्रकार के होते हैं? आरएल सर्किट होता है, आरसी होता है और आरएलसी सर्किट होता है। तो इसके बारे में क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें कि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आरएल परिपथ क्या होता है, आरसी परिपथ क्या होता है और आरएलसी परिपथ क्या होता है। देखिए, ये तीनों सर्किट मैंने श्रेणी क्रम में ही लगाए हुए हैं। ठीक है, ये आप इसका ध्यान रखना। इसका समांतर रूप भी होता है, वो हम बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा जो एग्जाम में आता है वो आते हैं ये सर्किट आते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर श्रेणी आरएल परिपथ। देखिए ये श्रेणी क्रम में आरएल, यहाँ पर आर का मतलब आप समझना रेजिस्टेंस होगा, एल का मतलब होगा क्या, इंडक्टर। ठीक है, और सी का मतलब होगा कैपेसिटर। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले आरएल परिपथ के बारे में। तो आरएल परिपथ क्या होता है? देखिए आरएल परिपथ जिसमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हो और उस रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम में एक इंडक्टर लगा हो। इंडक्टर से संबंधित मैं आपको बता दूं, इंडक्टर का मतलब होता है जैसे आपके घरों में हम ट्यूबलाइट्स वगैरह जो पहले यूज करते थे उसमें चौक लगाते थे। ठीक है, एक जो पंखा हो गया वो भी हमारा कौन सर्किट है? इंडक्टिव सर्किट है। ठीक है, वो भी क्या है? इंडक्शन क्या है? इंडक्टिव सर्किट है, जिसमें भी कॉइल लपेटी जाती है। ठीक है, जिसमें भी क्या होता है, एक छड़ हो या फिर वैसे ही एक कॉइल को इस प्रकार से लपेट दिया जाता है, वो हमारा एक इंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडक्टर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए तो समझ के रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि अपना जो बल्ब हो गया, फिलामेंट, जहां पर रेजिस्टेंस लगा, जैसे हीटर की कॉइल हो गई, वो एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आरएल परिपथ में महत्वपूर्ण जो बिंदु एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में। सबसे पहला आप पेन कॉपी ले लीजिए और नोट डाउन जरूर करिएगा। आप इनको तीनों इस प्रकार से बना लीजिए, उसी के नीचे आपको नोट जैसे बनाते हैं उस प्रकार से इसमें आपको बनाना है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पावर फैक्टर की। मैं डायरेक्ट पीएफ लिख देता हूँ, पावर फैक्टर। ठीक है, देखिए इसमें पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है? इसमें पावर फैक्टर होता है एक प्रकार का, जो कि होता है कौन सा? लेगिंग, जिसको हम बोलते हैं क्या? लेगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, लेगिंग पावर फैक्टर। देखिए सबसे पहला तो एक इसमें ये नोट डाउन करेगा कि इसमें जो पावर फैक्टर होता है वो होता है हमेशा लेगिंग। कितना लेगिंग होता है वो देख लेते हैं अपन। इसमें दूसरा पॉइंट अब देखते हैं, इसमें जो धारा होती है, ठीक है, इसमें जो धारा यानी कि जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, कम होता है। धारा जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री कम होती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध किया जाता है। क्योंकि देखिए इंडक्टर का स्वभाव ही होता है कि धारा में होने वाले अचानक परिवर्तन का विरोध करना। उस विरोध के कारण क्या होता है, धारा हमारी जो होती है यानी करंट जो होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। इस पिछड़ने के कारण ही यहाँ पर लेगिंग पावर फैक्टर बनता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पर किस चीज की। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस और इंडक्टर ये दोनों है, तो इसमें भैया यहाँ पर पावर फैक्टर का सूत्र या इम्पीडेंस, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा का सूत्र होता है, प्रतिबाधा को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट में, ये सूत्र भी आप याद करना, अंडर रूट में आर स्क्वायर यानी कि रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम बोलते हैं XL से डिनोट करते हैं। कैसे? एक्सएल, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर है तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को वास्तविक रेजिस्टेंस ही कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वही वास्तविक इसमें खपत मानी जाती है। इंडक्टर क्या होता है, जो परिपथ में जो धारा होती है ना, परिपथ में जो ऊर्जा होती है उसको चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोर करके रखता है। क्या करता है? खींच लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो यहाँ पर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को लिखेंगे यहाँ पर XL का स्क्वायर। ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये भी याद रखना है। चौथा हमारा यहाँ पे बात करेंगे हम कि हम यहाँ पे पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे। पावर फैक्टर निकालने का सूत्र होगा हमारा कोस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। ठीक है, क्या होगा? कोस फाई इज इक्वल टू होगा आर अपॉन जेड। देखिए अब यहाँ पर मैं अगर शक्ति की बात करूं तो आप बोलेंगे कि शक्ति का मान, जब यहाँ पर कोस फाई का मान 90 डिग्री है तो कोस 90 का मान तो 0 होता है। लेकिन क्या होता है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर इन दोनों में क्या होता है, फेज कोण जो होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होता, इसलिए पावर खपत तो इसमें होती है। हाँ, यदि शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट होता, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट होता और शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट होता तो वहां पर पावर फैक्टर का मान हम शक्ति का मान हम शून्य मान सकते हैं। लेकिन इसमें हम शक्ति का मान, शक्ति P इज इक्वल टू V इंटू आई कोस फाई ही लेंगे।
क्योंकि यहाँ पर कोस फाई का भले ही मान आपने 90 डिग्री यहाँ पर लिया है, लेकिन शक्ति व्यय यहाँ पर 90 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है, ये प्रॉपर एंगल नहीं होता, इसलिए कोस फाई यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है, पावर फैक्टर लेगिंग होता है हमेशा, इसमें आप ध्यान रखना। कोस फाई आर अपन जेड होता है। शक्ति की बात करें, शक्ति वी आई कोस फाई होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अगला सर्किट, इतने इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये बताइए आरएल सर्किट में पावर फैक्टर कैसा होता है, लीडिंग होता है कि लेगिंग होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि पावर फैक्टर हमेशा आरएल सर्किट में लेगिंग ही होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर लगा है और इंडक्टर क्या होता है, हमेशा धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है, इससे धारा पीछे रह जाती है और पावर फैक्टर लेग होता है, ठीक है, लेगिंग होता है यानी कि पश्चिगामी होता है। अब बात करेंगे हम आरसी परिपथ में, यही 5 पॉइंट में इसमें डिनोट करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पावर फैक्टर की बात करेंगे, तो इसमें पावर फैक्टर याद रखिएगा हमेशा लीडिंग होता है। क्या होता है? लीडिंग पावर फैक्टर होता है। क्यों होता है उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको। चलिए दूसरा पॉइंट इसमें आपको नोट करना है, क्योंकि इसमें कंडेंसर लगा है और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंडेंसर होता है, जो कैपेसिटर या संधारित्र होता है, वो वोल्टेज के मानों में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। देखिए इंडक्टर क्या होता है, धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा, और कंडेंसर जो होता है वो वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहां पर देखिए धारा जो होती है वोल्टेज से, ठीक है, वोल्टेज से क्या होती है, वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है ना, ऊपर होती है, ठीक है। यहाँ पर चलिए कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पर इसको ऐसा लिख देता हूँ, धारा ऊपर की होती है, समझता हूँ, वोल्टेज नीचे की ओर, इसमें धारा नीचे की ओर होगी, वोल्टेज ऊपर की ओर होगा, ठीक है। यहाँ पे धारा ऊपर की ओर होगी और वोल्टेज नीचे की ओर होगा। चलिए कंफ्यूजन मिट गया, यानी कि यहाँ पर धारा नीचे होगी, वोल्टेज ऊपर होगा। इंडक्टिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट है, इसलिए वोल्टेज यहाँ पर डाउन होगा और धारा का मान ज्यादा होगा। चलिए ये हो गया, इसी कारण से यहाँ पर ये क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। जहां पर धारा आगे होगी समझ लीजिए वहां पर लीडिंग पावर फैक्टर मिल गया हमें। इसमें इंपिडेंस का सूत्र हम लिखेंगे Z इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर। तो ये तो हमारा वास्तविक पावर है ही, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये रिएक्टिव पावर लेता है, ठीक है, और ये इस पावर को छोड़ देता है, यानी कि कैपेसिटर जो होता है वो रिएक्टिव पावर को लेता नहीं है, उसको बल्कि सप्लाई को वापस दे देता है, ठीक है, इसलिए पावर फैक्टर यहाँ पर अच्छा होता है। रिएक्टिव पावर में बताया था किस प्रकार का होता है, बहुत ही किसी काम का नहीं होता, ठीक है, रिएक्टिव पावर। इसको हम करेंगे आर स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर इंडक्टिव सर्किट को एक्सएल, इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होगा उसको एक्सएल, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा उसको हम एक्स सी से नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर की जगह हम क्या रखेंगे, एक्सएल एक्स सी का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये हमारा इंपीडेंस निकालने का सूत्र हो गया किसमें, आरसी परिपथ में। अब यहां पर हम बात करेंगे कोस फाई की, तो कोस फाई सेम होगा बिल्कुल इंडक्टिव सर्किट की तरह ही, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इसमें भी पावर फैक्टर का मान लीडिंग होता है, और यहाँ पर थीटा कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये सूत्र यहाँ पर कोस फाई का, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्टिव पावर बटे रिएक्टिव पावर का ही क्या होता है, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा क्या होती है, कोस फाई होती है। अब यहाँ पर हम शक्ति की बात करेंगे, ये चौथा था, ये पांचवा पॉइंट आ गया हमारा पावर। इसमें भी पावर V इंटू आई कोस फाई ही होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री टोटल 90 डिग्री नहीं होता है, थोड़ा बहुत 85 या 95 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा आरसी परिपथ। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आता है हमारा आरएलसी, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस आरएलसी परिपथ में। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा, आरएलसी परिपथ में इनसे दोनों से ही थोड़ा सा भिन्न होता है वो, ठीक है, जो आरएलसी परिपथ होता है इन दोनों से ही थोड़ा सा हटके होता है। किस प्रकार से होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए आर भी है इसमें, एल भी है इसमें, और सी भी, यानी कि आर तो कॉमन हो गया, लेकिन एल और सी को इसमें और जोड़ दिया गया है, यानी कि इसमें हमें यहाँ पर जो चीज इसमें मिल रही थी वो डबल डबल इसमें मिलेंगी। देखिए कैसे, यहाँ पर पावर फैक्टर की सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 तरह का पावर फैक्टर हमें प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें लेगिंग प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर हमें लीडिंग प्राप्त होता है, ये दोनों तो हमें इसमें प्राप्त होंगे ही होंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला होगा हमें मान के चलिए लीडिंग पावर फैक्टर, दूसरा प्राप्त होगा हमें यहाँ पर लेगिंग पावर फैक्टर, और तीसरा प्राप्त होगा हमें यहाँ पर यूनिटी, ठीक है, यूनिटी यानी कि इकाई पावर फैक्टर भी यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रजिस्टिव सर्किट भी है,
यहाँ पर देखिए इंडक्टिव सर्किट भी है और कैपेसिटिव सर्किट भी है, यानी कि यहाँ पर जब R इज इक्वल टू जेड, यानी कि टोटल जो प्रतिबाधा होती है वो जब क्या हो जाती है, R इज इक्वल टू जेड हो जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है इस परिपथ का वो कुल प्रतिबाधा के बराबर हो जाता है, तो वो स्थिति यहाँ पर रेजोनेंस कहलाती है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट डाउन जरूर कर लेना कि R इज इक्वल टू जेड जो होता है वो होता है रेजोनेंस, यानी कि अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी या अनुनाद बोलते हैं उसको, ठीक है, वो होता है अनुनाद, जिसमें पावर फैक्टर इकाई होता है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे, दूसरा हमारा जो पॉइंट था उसके बारे में बात कर लेंगे, धारा और इसमें क्या क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री, सबसे पहले यही मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं एल यानी इंडक्टर की बात करूं तो यहाँ पर देखिए धारा जो होगी वो पीछे होगी और वोल्टेज जो होगा वो आगे होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ कैपेसिटर में बात करूं, कैपेसिटर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे धारा क्या होगी, धारा ऊपर होगी और वोल्टेज पीछे होगा, यानी कि लेग करेगा। तो यहाँ पर मुझे तीनों, और एक और चीज मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस में क्या होगा, धारा और वोल्टेज जो होंगे वो दोनों मुझे यहाँ पर इन फेज में मिलेंगे, यानी कि दोनों प्लस मिलेंगे, किसी प्रकार का कोई कोण वहां पर नहीं बनेगा, ठीक है। ये भी आपको इसमें नोट करना है। अगला हम बात करेंगे यहाँ पर ये तीसरे नंबर वाला इम्पीडेंस के बारे में। इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर, तो हमारा वैसा का वैसे ही रहेगा, इसको जरूर नोट डाउन करना, प्लस कोष्टक में XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस के साथ में मैं इस प्रकार का एक निशान लगाता हूं, इसका मतलब यह होता है कि जो भी बड़ा होगा उसको हम पहले रखेंगे। यहाँ पर XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो सकता है या XC माइनस XL का होल स्क्वायर भी हो सकता है, ये प्रतिबाधा का सूत्र होता है, ठीक है। पावर फैक्टर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर चौथा नंबर जो कोस फाई मैंने लिया था, अभी मैंने आपको बताया कि R अपॉन Z होता है, लेकिन सर जब R इज इक्वल टू जेड हो जाएगा तो यहाँ पर तो 1/1 यानी कि पावर फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, यहीं से ये यूनिटी निकल के आया था, ठीक है। तो पावर फैक्टर का मान यहाँ पर यूनिटी होता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर किसकी, पांचवें नंबर की, यानी कि शक्ति की। देखिए यहाँ पर पावर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे पावर सभी प्रकार की प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर मुझे P इज इक्वल टू V इंटू आई कोस फाई की बात करूंगा तो कोस फाई का मान 90 डिग्री भी है और 0 डिग्री भी है, यानी कि 90 डिग्री अगर प्राप्त होगा तो मुझे शक्ति व्यय होगा। लेकिन अगर मुझे पावर फैक्टर का मान अगर 0 डिग्री है तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू मुझे V इंटू आई के सूत्र से यहाँ पर निकालना पड़ेगा, जो कि एक प्रकार से डीसी के रूप में कार्य करेगा। यानी डीसी की अगर मैं पावर निकालता हूं तो डीसी में पावर निकालने का सूत्र क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब कोस फाई का मान यार 1 हो जाएगा, पावर फैक्टर का मान जब 1 हो जाएगा तो ये एक प्रकार से डीसी सर्किट की भांति कार्य करेगा, यानी कि इसमें से धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, ठीक है, बिना किसी इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आर की बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो ये अंतर आपको इसमें यहाँ पर देखिए, ये सब चीज जो होती है ये अलग अलग सर्किटों में प्रयोग होती है। जैसे इंडक्टिव सर्किट हो गया, हमारे घरों में अपन उपयोग करते हैं, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी में उपयोग करते हैं। इनकी सबकी जो उपयोग है वो इस प्रकार से पावर फैक्टर की गणना करने के लिए भी की जाती है। इस प्रकार के सवाल होते हैं, इनके ऊपर डिपेंड सवाल भी आते हैं, उन सवालों के मान इन सूत्रों में रख करके हम यहाँ पर इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बनाया जाता है कि आपको आरएल परिपथ, आरसी परिपथ, आरएलसी परिपथ को तीनों को आपको एक ही जगह पर समझ में आ जाए कि किस किस में लीडिंग होता है, किस में लेगिंग होता है, किस में यूनिटी पावर फैक्टर पाया जाता है, ठीक है। इंपीडेंस के बारे में भी आप ध्यान रखना, इंपीडेंस के सूत्र आपको याद रखना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे पावर फैक्टर के बारे में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और शक्ति के बारे में भी। इसमें दोनों प्रकार की शक्ति मुझे प्राप्त होती है, यहाँ पर एसी के रूप में भी और डीसी के रूप में प्राप्त कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे आरएलसी, आरसी और आरएल श्रेणी परिपथ।